हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। आज का जो वीडियो है बीपीसीएस 184 का है और ये ब्लॉक 3 है। ठीक है। और ब्लॉक 3 में हम आज लेंगे विकासात्मक सिद्धांत। ब्लॉक 3 है या 2 है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेती हूँ। ब्लॉक 2 है, बच्चों तथा किशोरों में विकासात्मक कारक। ठीक है। तो इसमें आज हम लेंगे आपका यूनिट 3 लेंगे और यूनिट 3 में हम देखेंगे, यहाँ पे विकासात्मक सिद्धांत को देखेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें आप जीन पियाजे वाइगोस्की वगैरह को पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो मेरा अनुमान है कि जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत 100% आएगा। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, विकासात्मक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसका विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है। राइट, ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जब वो गर्भावस्था में होता है, अपनी माँ के पेट में होता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत विकास चलता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता है। ठीक है ना। तो विकास एक ऐसी अवस्था है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती है। विकास की डिफिनेशन है, विकास की परिभाषा है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास को अलग अलग सिद्धांतों के नाम से दिया है। तो यहाँ पर एक जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा सामने आता है और वो आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सैद्धांतिक योगदान की व्याख्या करने का बीड़ा उठाने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे, जिन्होंने अपने 3 बच्चों की, यानी इन्होंने निरीक्षण भी किया। तो किस पे किया? प्रयोग, प्रैक्टिकल किया तो अपने 3 बच्चों के ऊपर किया। ठीक है। और उन्होंने देखा कि शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक उनके बच्चों में सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार विकसित हुई। मुझे नहीं मालूम था कि ये बीपीसीएस 184 यानी बीपीसीएस भी आपका एक सब्जेक्ट है, आप में है, वरना मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा सकती थी। अब टाइम बहुत कम है। फिर मैं चाहूंगी कि आप ये पेपर निकाल लें, पास हो जाएं, क्योंकि इजिली पेपर होता है। अगर यदि आप XYZ खुदा न खासा नहीं निकाल पाते हैं तो जून में यदि आप एग्जाम देंगे, नेक्स्ट बार देंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी तैयारी करवा दूंगी, क्योंकि इसके वीडियो बने हुए रखे हुए मेरे दूसरे चैनल पे मैंने पढ़ाया है। चलिए, तो इसमें क्योंकि अब थोड़ा सा पीडीएफ का भी फर्क पड़ जाता है, ये पीडीएफ थोड़ी अलग टाइप की है। इसमें जो वर्ड है बहुत कठिन दिए हुए हैं, लेकिन जो मेरे पास है, जो मैंने पढ़ाया डायरेक्ट की पीडीएफ है, बहुत इजी, बहुत आसान लैंग्वेज में। फिर भी मैं आपको अपने लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अभी मैं बता देती हूँ कि उन्होंने बच्चे की सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार विकसित हुई और प्रक्रिया को उन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया। ठीक है। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। उन्होंने पहली प्रक्रिया को, पहली अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था कहा। ठीक है, याद रखिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। क्लियर कर दूं, एज यहाँ पे 0 से 2 साल, यानी जब बच्चा 0 से 2 साल के बीच में होता है तो उस बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से विकास उस बच्चे में देखने को मिलते हैं 0 से 2 वर्ष के बच्चे में। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे अपनी इंद्रियों तथा गतिमान होने की क्षमता का इस्तेमाल बाहरी दुनिया के साथ संपर्क साधने के लिए करते हैं। मतलब वो बाहरी दुनिया में आना चाहते हैं। ठीक है। बाहरी दुनिया का मतलब लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, उन्हीं की तरह एक्टिविटी करना चाहता है एक 0 से 2 साल का बच्चा। और इस अवस्था के अंत तक वस्तुओं को देखने और देखकर सीखने का प्रयास करते हैं। उनकी स्मृति में वे वस्तुएं जो उन्होंने देखी है सामने से हटा दिए जाने पर भी बनी रहती है। यानी कि हम भी देखते हैं कि 0 से 2 साल का बच्चा होता है, 0 से 2 मान लीजिए, जनरली ऐसे बच्चे होते हैं। बच्चा जो होता है तो 2 से 3 महीने में अपनी माँ की स्पर्श को पहचानने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है और धीरे धीरे अपने फैमिली के लोगों को पहचानने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को डेली देखता है। तो जो बस तो वो डेली से झुंझुने वगैरह कुछ उनके खिलौने हो गए, अगर आप डेली उनको दिखाएं तो उनके दिमाग में चीजें रहती है। अगर आप उन्हें 10-15 दिन बाद दिखाएंगे तो देख के अचानक वो खुश हो जाते हैं। तो एक तरह से उनकी जो स्मृति यादें होती हैं वो दिमाग में बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सांकेतिक विचारों में संलग्नता, यानी इस अवस्था के अंत में बच्चा संकेतों के रूप में सोचने लगता है। 0 से 2 साल का बच्चा, जिसे इन्होंने संवेदी अवस्था कहा है। ठीक है। फिर दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है 0 से 2। अब यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है।
2 से 7, ठीक है, चलिए 2 से 7 वर्ष ले लेते हैं, जनरली 5, चलिए 2 से 7 वर्ष जिन्होंने इन्होंने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब 2 से 7 वर्ष के बच्चे को अवस्था का नाम दे दिया पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पहले को आप संवेदी या सक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए और इसे आप पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए। तो इसमें क्या क्या विकास होता है बच्चों में? तो विद्यालय जाने से पहले बच्चों में भाषाई योग्यता आ जाती है, क्योंकि बच्चा जब 5-2.5 साल का हो जाता है तो प्राइमरी नर्सरी स्कूल में जाने लगता है। तो सीधी सी बात है, और फिर जब वो 5 साल का होता है तो यूकेजी एलकेजी में पहुंच जाता है 5 साल का बच्चा। तो उसमें भाषा की योग्यता जो होती है वो डेवलप हो जाती है। 4 साल का बच्चा, 3.5-4 साल का बच्चा बड़े आराम से घर में कट 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 बात करना शुरू कर देता करता है ना। तो भाषा की योग्यता उसमें आ जाती है, ठीक है। और अपने चारों ओर की चीजों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए वो आरंभ कर देता है, यानी चारों ओर क्या हो रहा है उसके समझ में आने लगता है। बच्चे खेल खेल में सीखने लगते हैं और इसके लिए वे सांकेतिक सोच का अधिक इस्तेमाल करते हैं तथा तर्क संगतता का इस्तेमाल करते हैं, यानी खेल से ही बहुत कुछ सीखने लगते हैं। खेल सीखने में उनको मजा आता है, सोचने का, सांकेतिक सोच का, हिडन कोड वगैरह का, लुका छिपी, देखिए बच्चे खेलते हैं ना इस तरह की हाइड एंड सीक वगैरह, तो ये चीजें वो करने लगते हैं, यानी उनका दिमाग जो होता है इस अवस्था में इस काम को ज्यादा अच्छी तरह से पहचानता है। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्र का परिचय देते हैं, अहम उनमें आ जाता है, यानी अहम की भावना आ जाती है। पहली अवस्था में बौद्धिकता की क्षमता कम होती है, वे किसी वस्तु को समग्रता के साथ देखने के स्थान पर उसका एकमात्र हिस्सा देखते हैं, यानी केंद्रिता जिसे सेंट्रेशन कहा जाता है, सेंटर की। और अपरिवर्तनीयता, इस क्रिया को मानसिक स्तर पर उल्टा करके देखने की क्षमता न होने के कारण बच्चों में इस अवस्था में अपरिवर्तनीयता की प्रवृत्ति भी बनी रहती, जो वो देखते हैं जिसके साथ होते हैं उसी के साथ वो हो लेते हैं, कभी वो बदलते नहीं, चेंज नहीं होते हैं। संरक्षण के सिद्धांत का पालन न कर पाने के कारण किसी वस्तु की प्रकृति को बदल कर नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जीन पियाजे का हो गया 2 से 7 वर्ष का पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। फिर 7 से 12 वर्ष की अवस्था को उन्होंने मूर्त सक्रियात्मक नाम दे दिया। पहले पूर्व था, अब इसको उन्होंने मूर्त कह दिया, यानी कि संरक्षण की सोच विकसित करने की क्षमता के बाद बच्चे दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझने लगते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं। तर्क संबद्ध सोचने की क्षमता की विकास हो जाता है। फैसला लेने, निष्कर्ष लेने की क्षमता अभी होती है लेकिन कम होती है, ठीक है, 7 से 12 वर्ष में। इस जैसे बच्चे नहीं बोलते नहीं नहीं मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन थोड़ा वो डर भी उनमें होता है। तो क्या होता है, फैसला लेने की क्षमता उनमें कम होती है, ओके, वो थोड़ी उनमें कम होती है। इस अवस्था में सीमा में रहने की स्थिति, यानी सीमा में बच्चा रहना जानता है, ध्यान केंद्रित करता है, जिन नियमों को समझ लेता है तो उन पर ऐसा लग जाता है कि उन्हें बदलना नहीं चाहता, यानी जिद की जो भावना होती है वो बच्चों में इस अवस्था में 7 से 12 में पाई जाती है। फिर यहाँ पर 7 से 12 है, जबकि जनरली बहुत से बुकों में 7 से 11 वर्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक का हो गया चौथी अवस्था। तो इस अवस्था तक सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे अमूर्त चिंतन के लिए सक्षम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रौढ़ावस्था आ जाती है और सभी कुछ जानने समझने लगते हैं। अहम की भावना सबसे ऊपर होती है, खतरा उठाने की प्रवृत्ति होती है, फैसला लेने की प्रवृत्ति होती है, काल्पनिक विश्वास, काल्पनिक चीजों में यानी कल्पना करने की अवस्था होती है, ठीक है ना। वो दूसरों के जीवन को अपने केंद्र से देखते हैं, मतलब कि दूसरों की तरह ही अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अपने बारे में समझते हैं। तो उनमें उच्च स्तरीय आत्म चेतना आ जाती है 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था के बीच में। तो ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का अवस्था। टाइम अगर रहेगा तो मैं एक बहुत बढ़िया इनका वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, लेकिन जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट। लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जन्म दिया। उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा ही जाता है, और जो जीन पियाजे के सिद्धांत से अलग था, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से अलग था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के आसपास की वस्तुओं के साथ संपर्क की बात पर जोर दिया, ठीक है। वहीं वाइगोत्स्की ने बच्चे की समझदार वयस्कों तथा संबंधियों के साथ सामाजिक संपर्क को महत्व दिया। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों को अपने आसपास वस्तुओं के साथ ज्यादा लगाव रहता है, ठीक है ना, और वो ज्यादा सीखते हैं। और वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे समझदार हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वो अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ सामाजिक संबंधों के साथ ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। पहला, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जिसमें उच्च समझ वाला विद्यार्थी शामिल, शिक्षार्थी शामिल होता है, क्योंकि वयस्क होता है, सहोदर भाई होता है, आयु में बड़ा साथी होता है। तो जो कम कुशल वाले बच्चों को सिखाने का काम करता है कौन? बड़ा वाला बच्चा। और वह धीरे धीरे सिखाने में देने वाले सहयोग को कम करता जाता है, और कम कुशल बच्चा उन कामों को बिना सहयोग स्वयं करने की आदत डाल देता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होती है? दूसरे के सहयोग से होती है। एक ऐसा बच्चा है जो दूसरे बच्चे की हेल्प करता है, उसे सिखाता है और धीरे धीरे हेल्प करना छोड़ देता है, सहायता करना छोड़ देता है, और वो बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप उन कामों में कुशल हो जाता है, ठीक है ना, राइट, उसके सहयोग के बिना भी। फिर दूसरा, प्रत्येक बच्चे को विकास की अवधि में समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। जोन, आप देखिए, ये इनका एक विकास का नाम है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की का, ठीक है ना। तो बच्चों के वास्तविक विकास के स्तर जब वह अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा भी हमने ऊपर बताया, और उच्च स्तरीय विकास जहां वह वयस्कों अथवा अपने से आयु में बड़े साथियों को सहयोग करने की क्षमता पर जाता है, इन दोनों के बीच की स्थिति को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने लग जाए, ठीक है, और जब वह विकास के वयस्क जो बड़े होते हैं और अपने से आयु से बड़े साथियों को सहयोग करने की क्षमता पर जाता है, मतलब अपने से बड़े से जो साथी होते हैं उनको भी वो जब सहयोग करने लगता है, तो ये दोनों के बीच की स्थिति समीपस्थ विकास की स्थिति कही जाती है, ठीक है। ओके, बच्चों में दक्ष वयस्क बच्चों का सहयोग करते हैं, जो कौशल में दक्ष वयस्क जो होते हैं, जो कौशल में पारंगत होते हैं, वो बच्चों का सहयोग करते हैं और उसे उस स्थिति से ऊपर लाने का प्रयास करते हैं जहां बच्चे को सहायता की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने मॉडलिंग के जरिए इसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ओके, इसका नाम इन्होंने क्या दिया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र का नाम दिया है, ठीक है, राइट। ओके, जैसे व्यक्तिगत समीपस्थ विकास क्षेत्र, केंद्रीय अहम केंद्र। अब जैसे देखिए, दर्श ने 4 ग्रेड की गणित की समस्याओं का स्वयं हल निकाल सकता है, 4 ग्रेड की गणित की समस्याओं सॉल्व कर सकता है, परंतु अपने शिक्षक की सहायता से, गणित शिक्षक की सहायता से ग्रेड 6 की गणित समस्याओं को भी हल कर सकता है। क्लास 6 की जो मैथ है उसको भी हल कर सकता है, लेकिन किसकी सहायता से? अपने टीचर की सहायता से। 4 साल की दिया अपनी दादी को टेढ़ी उपहार स्वरूप देना चाहती है, टेढ़ी उपहार स्वरूप, बताइए वो क्या क्या करना चाह सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं समीपस्थ का क्षेत्र होता है। इसकी यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि वाइगोत्स्की का बहुत ही फेमस और इंटरेस्टेड इनका क्षेत्र रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। ब्रूनर की ज्ञान अर्जन की अवधारणा, अगर टाइम लगा तो मैं सभी का, वाइगोत्स्की का और जीन पियाजे का भी लेके आऊंगी, ठीक है। बहुत सारे वीडियो बनाने होते, टाइम बहुत कम होता है। और आप लोग के साथ भी प्रॉब्लम है कि जब एग्जाम नहीं होते तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जब एग्जाम करीब होते हैं तो आप लोग बिल्कुल जैसे ना बोलते हैं दिल से निकलना, उस तरह से आप लोग निकलते हैं। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के साथ मिलकर ज्ञानार्जन के 3 रूप विकसित किए थे। किसने? पियाजे के अनेक विचारों के लिए उन्हें, ठीक है। निक्रियता प्रतिनिधित्व, इसे छोड़ देते हैं। ब्रूनर की ज्ञान अर्जन की अवधारणा, जोरेन ब्रूनर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं और इनमें ज्यादा कुछ यहाँ पे है भी नहीं, मैं मेन आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे कोहलबर्ग नैतिक विकास पर कोहलबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोहलबर्ग, ठीक है ना। तो जीन पियाजे के बच्चों पर किए गए अनुसंधान से प्रभावित होकर मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का निर्माण किया। देखिए, जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का समीपस्थ निकट का सिद्धांत और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक का विकास। याद रखना पड़ेगा आपको अपने दिमाग में, जैसे मैंने याद किया है।
कोहलवर का नैतिकता के विकास का सिद्धांत पियाजे के 2 चरण वाले नैतिक निर्णय के सिद्धांत से अधिक अग्रवर्ती था और वह पियाजे के छोटे बच्चों की नैतिक दुविधा की स्थिरता पर बड़े बच्चे की अपेक्षता से अलग हटकर था। जैसे देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा, नैतिक विकास की अवस्थाएं कोहलवर्ग ने दी। ठीक है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता, यानी इस विकास के पहले चरण में अनुशासन एवं दंड की आज्ञाकारी और दंड अवस्थाएं होती हैं। यानी विकास के पहले चरण में उन्हें बता दिया कि अनुशासन एवं दंड की समझ बच्चों में आ जाती है। वयस्कों से वो दिशा निर्देश प्राप्त कर अपनी नैतिक दुविधाओं को हल कर लेते हैं, अनुशासन में रहते हैं, नियमों और निर्देशों का पालन करते हैं और पीछे हटने पर उन्हें दंड होने का एहसास रहता है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाता है। तो नैतिकता बाहर से थोपी हुई चीज लगती है। फिर दूसरा स्तर इन्होंने इसमें रख दिया व्यक्तिवाद एवं अदला बदली, यानी एक से अधिक सही मत की संभावना होने पर बच्चों को लगने लगता है फिर भी दंडित होने से बचे रहने की मानसिकता प्रबल रहती है। तो पारस्परिकता की सोच का विकास यहाँ पर होता है, मतलब दूसरों को हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, इस सोच में विश्वास बना रहता है व्यक्तिवाद एवं अदला बदली में। तो ये प्राक रूढ़िगत नैतिकता हो गई, यानी रूढ़िगत नैतिकता आप कह सकते हैं कोहलवर का। फिर उन्होंने दूसरा जो स्तर दिया वो किशोरावस्था दिया, उसका नाम किशोरावस्था पारंपरिक दिया। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा, यहाँ पे तीसरा स्तर हो गया अच्छे पारस्परिक संबंध, यानी किशोरावस्था तथा समुदाय के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना और उनके हितों के लिए अच्छे काम के लिए नैतिकता विकसित होने लगती है। तो अच्छे काम करने लगते हैं किशोरावस्था में आने पे। फिर चौथा क्या इसका स्तर रखा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो समाज से सीधे जुड़ जाता है और अब जो विभिन्न स्तरीय संस्थाएं होती हैं, सत्ता होती, नियम होती है, उनका पालन करने लगता है, सामाजिक नियमों का भी पालन करना सीख जाता है। किसमें, किशोरावस्था में। तो बस आप इतना याद रख लीजिए, किस तरह से पढ़ना मैं आपको बता देती हूँ। आप पहले हेडिंग दे दीजिएगा यदि आता है, ठीक है ना। रूढ़िगत नैतिकता, जिसमें बच्चा अनुशासन और दंड की समझ आ जाती है, वो अनुशासन पे चलता है, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को, दुविधाओं को हल करता है, अनुशासन नियमों में रहता है, उसके पीछे कारण होता है दंड का, ठीक है ना। और उसे ये भी रहता है कि यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, उसकी मानसिकता बनी रहती है। तो दंड से बचने के लिए पारस्परिक सोच का विकास होता है उसमें, और दूसरों को हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, इस भावना के साथ वो आगे बढ़ता है। फिर दूसरा आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था तथा समुदाय के प्रति दायित्वों का निर्वाह करता है और हितों के लिए अच्छे काम करता है, और इसके लिए उसमें नैतिकता विकसित होने लगती है। नैतिकता का मतलब ये होता है अच्छी बातें, है ना। और फिर उसके साथ ही साथ में वह सीधे समाज से बच्चा जुड़ जाता है और विभिन्न स्तरीय सत्ताओं और नियमों का पालन करने लगता है, सामाजिक नियम भी सीख जाता है। इस तरह से एक तरह से वो सामाजिकरण हो जाता है उसका। फिर उत्तर रूढ़िगत, यानी कि इस अवस्था में मौलिक मानवाधिकार, लोकतांत्रिक विशेषाधिकार की समय विकसित हो जाती है, यानी 18 साल का वो हो जाता है तो उसे अपने अधिकार पता चल जाते हैं, सब सोच के केंद्र में आ जाते हैं और व्यक्ति अपने समाज की अच्छाई बुराइयों का विश्लेषण मूल्यांकन करने लगता है, ठीक है। और इसी अवस्था में व्यक्ति मानव मूल्यों को महत्व देता है, समानता, न्याय, गरिमा, सम्मान की सोच के केंद्र में आ जाते हैं, सही और गलत के आधार पर अपनी नैतिकता तय करने लगता है। इसीलिए वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उसको नैतिक विकास की अवस्था कहा गया, सॉरी वाइगोस्की नहीं, कोहलवर के सिद्धांत को नैतिक विकास की अवस्था कहा गया, ठीक है ना। किरान गिल्किन नहीं पढ़ेंगे, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट लगा वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलवर, जिनमें वाइगोस्की और जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास का सिद्धांत देख लेते हैं। भाषा विकास का क्या सिद्धांत है, देखिए बच्चों में किसी भाषा को जीवन के आरंभिक दिनों में तीव्र गति से सीखने की अद्भुत क्षमता होती है, और भारत एक बहुभाषी देश है, हमें पता है, यहाँ पे अनेक प्रकार की बोलियां हैं, और ठीक है, और भारत में द्विभाषिक तथा बहुभाषिक भारत की पहचान बन चुकी है। शिक्षा में भाषाओं को पढ़ाए जाने संबंधी प्रमुख नीतियां तथा कम बोली जाने वाली भाषाओं के बीच श्रेणीबद्धता होती है, ठीक है। तो विभाजन की स्थिति यहाँ पे ये उत्पन्न हो जाती है कि अंग्रेजी तथा प्रमुख क्षेत्रीय भाषा 2 में बट गई और एक हो गई प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं और स्थानीय जनजाति अल्पसंख्यक की भाषा। यानी एक तो अंग्रेजी हो गई, प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, रीजनल लैंग्वेज हो गई, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, पंजाबी, ये सब हो गई, और दूसरी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हो जाती हैं कुछ जनजातियों की, जिसे हम बोली वगैरह बोलते हैं, 2 चीजों में बट जाती है, ठीक है।
अब इसमें भाषा विकास का सिद्धांत, ऐसा कुछ विकास का सिद्धांत इसमें दिया नहीं है। यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक स्किनर है, B.F. स्किनर, ये भी बहुत फेमस है, मनोवैज्ञानिक है ये। और इन्होंने, उनका विश्वास था कि भाषा का विकास क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार हुआ, यानी दूसरों की नकल करने, सक्रियता, संकेतों आदि से बच्चे को भाषा सीखने में सदा सहयोग देते हैं। यानी दूसरे की नकल करके और दूसरों को देख करके ही बच्चा भाषा सीखता है। उदाहरण के लिए, जब जब माँ दूध से भरा गिलास लेकर बच्चे के पास पहुंचती है, तब बच्चा देखता है, मुंह से खास ध्वनियां पैदा करता है और दूध के गिलास कर समझने का प्रयास करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो माँ बच्चे को दूध शब्द का उच्चारण करना सिखाती है और वह जो शब्द उच्चारण करना सीख जाता है और पहली बार दूध कहता है तो माँ मुस्कुराती है और गिलास यानी पुरस्कार हो गया वो, ठीक है, लाभकारी वस्तु के रूप में उसे दे देती है। जनरली हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, बच्चे को एक वस्तु दिखाते हैं और उसे पहचानने की, बुलवाने की कोशिश करते हैं ना। और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर लेता और दूध प्राप्त करके अपनी आवश्यकता को प्रकट करना नहीं सीख जाता। तो स्किनर के भाषाई विकास में अभिप्रेरणा शामिल है, भेद करने वाली उत्तेजना, प्रतिक्रिया, आकृतिकरण शामिल है। बहुत ही टफ लैंग्वेज यहाँ पे दिया, बहुत ही टफ लैंग्वेज दिया है। फिर तो ये हो गया, जितना ही बस दिया है इनका B.F. स्किनर का, देख लीजिए, बहुत कम है, क्या है, कुछ नहीं है। नाओम चोम्स्की अमेरिकी भाषा शास्त्री थे। उन्होंने स्किनर के सिद्धांत का विरोध किया और बताया कि बच्चा भाषा सीखने की योग्यता सहज रूप से सरलता से प्राप्त करता है। भाषा सीखने की जटिल प्रणाली मनुष्य के मस्तिष्क में मौजूद रहती है और उन्होंने इसे भाषा अर्जन उपकरण कहा है, किसी ने, चोम्स्की ने। और चोम्स्की ने यह भी कहा है, यानी भाषा अर्जन उपकरण, यानी भाषा जो है जन्म से ही बच्चा पैदा होता है तो अर्जित करता है, उसे सीखता है, ठीक है ना। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में भाषा तथा संचार विकास प्रणाली के विकास की अवस्था है। तो भाषा के विकास के अनेक चरण होते हैं और संस्कृत विशेष का होने से विकास की यह प्रक्रिया प्रभावित, बाधित नहीं होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं शिशु काल, आयु अवस्था। शिशु काल में बच्चा भाषा कैसे सीखता है, भाषा का विकास कैसे होता है। तो शिशु प्राय शारीरिक हाव भाव के माध्यम से तथा रोने की आवाजें निकालकर संपर्क स्थापित करता है। शिशुओं की देखभाल करने वाले बच्चे लोग उन आवाजों को अलग अलग समझने में सक्षम होते हैं जिन्हें शिशु भूख अथवा परेशानी की स्थितियों में उत्पन्न करता है। फिर आरंभिक कुछ महीनों में दिखाई पड़ने वाले परिवर्तन, बच्चे शिशु अवस्था में गले के आरंभ में स्वर उत्पन्न करते, आ उ ओ की आवाज निकालते हैं। फिर 6 से जब 9 महीने के बीच का बच्चा होता है तो यहाँ पर विद्यालय जाने की अवस्था से पहले की आरंभिक स्वर व व्यंजनामूलक आवाजें होती है, ठीक है ना। मामा, दादा, चाचा, आजा, इस तरह से धीरे धीरे जो बातें होती है बच्चों के बीच में होने लगती हैं और वो समझने लगते हैं। तो इस अवस्था में उनकी समझ जो होती है वो विकसित होती है। लगभग 10 महीने के आयु का जब बच्चा होता है तो शिशु उस बातचीत को समझना प्रारंभ कर देता है जिसमें वयस्क संलग्न रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, यानी कि बड़ों की बात को समझने लगता है और उनको उनका नकल करना, उनका अनुकरण करना सीखने लगता है। फिर 12 से 13 महीने की आयु में बच्चा क्या भाषा बोलता है, आंशिक शब्द भाषा। बच्चे अपनी जरूरतों के अभिव्यक्ति के लिए आंशिक शब्दों का उच्चारण करते, पानी, आना, खाना, है ना, इस तरह का कुछ बोलना वो शुरू कर देते हैं। और 1 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के भाषा ज्ञान में काफी विकास हो जाता है और वह नामों संबंधित 200 से अधिक शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है, ठीक है ना। फिर 15 से 18 महीने की आयु में टेलीग्राफ भाषा, बच्चे छोटे छोटे वाक्य बताना सीख जाते हैं, संज्ञा तथा क्रिया से मिलकर, जैसे मामा जा, डागी सू, है ना, मम्मा आजा, मम्मा खाना, मम्मा दूध, इस तरह से करके बोलना सीख जाते हैं। और विद्यालय पूर्व वर्ष आ जाता है, नए नए शब्द सीखते हैं, बच्चा अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है, व्याकरण का पालन करना भी सीख जाता है। और इस तरह से विकास करते करते बच्चे प्राय 6 वर्ष की अवस्था तक तीव्र गति से अपनी भाषा में बोलना सीख जाते हैं। तो ये भाषा का विकास एक बच्चे में शैशव और बाल्यावस्था में, यदि क्वेश्चन आता है शैशव और बाल्यावस्था में बच्चे में भाषा का विकास किस तरह से होता है, बच्चे में भाषा का विकास किस तरह से होता है, तो आपको यही फिर लिखना होगा, ठीक है, ओके, राइट। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, ये मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको दे दूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे वीडियो बने हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा काट छाट मुझे करना पड़ेगा, तो मैं एक वीडियो में डाल दूंगी, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, मेरे पास टाइम रहेगा तो बहुत अच्छी है, उसमें मैंने उसको समझाया, फ्री टाइम में है तो बहुत अच्छे से। अब ये थोड़ा जल्दी में है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एरिक्सन की बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मनोवैज्ञानिक चरण दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसको देख लें। शैशवावस्था, जिसे उन्होंने कहा विकासात्मक संकट, तो विश्वास बनाम अविश्वास।
फिर संकट का सफलतापूर्वक निपटारा, सहसावस्था में व्यक्ति की विकास से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, व्यक्ति में विश्वास की भावना का विकास होता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है। संकट का सफलतापूर्वक निपटारा, शिशु को बार बार छिड़कने, कुछ भी करने से रोकने, उन्हें अपने ऊपर विश्वास करने का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। फिर बाल्यावस्था में स्वायत्तता बनाम लज्जा शंका आ जाती है। विद्यालय पूर्व की अवस्था में वो पहली शक्ति बनाम अपराध की भावना, यानी कि विद्यालय से पहले उसमें शक्तियां सब चीजें आ जाती, जिम्मेदारी की भावना का विकास आ जाता है, सही गलत की पहचान आ जाती है। और विद्यालय अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता, उसमें परिश्रम, जब बच्चा अपने आप को सक्षम अनुभव करता है तो उसके अंदर नए नए कौशलों का विकास होता है और आत्म प्रतिष्ठा के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। और नए कौशलों को विकास न कर पाने पर बच्चों में हीन भावता घट जाती है, सॉरी घर कर जाती है। तो ये विद्यालय अवस्था हुई। किशोरावस्था बनाम पहचान बनाम भूमिका, यहाँ पे किशोरावस्था में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की ज्यादा उत्सुकता होती है, सफलता की ज्यादा उत्सुकता होती है, ठीक है, हौसले का विकास होता है। वहीं पे जब अपनी पहचान बनाने में असफल रह जाते हैं तो भ्रम तथा निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये इन्होंने दिया है, किन्होंने दिया है, एरिक्सन की बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मनोवैज्ञानिक चरण बताए हैं। शैशवावस्था में बच्चा कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, विद्यालय पूर्वावस्था और विद्यालय अवस्था और किशोरावस्था कैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत जो है कनाडा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ठीक है। और जो ये बताता है सिद्धांत कि सामाजिक व्यवहार दूसरों के व्यवहार को देखने तथा उसकी नकल करने से अभिग्रहित किया जाता है। सामान्यतः 4 तरीके के जो नए व्यवहार सीखने के लिए अपनाए गए वो जरूरी है। जैसे ध्यान देना, व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखा जाए जिससे वो व्यापक रूप से गहराई से विप्रेरित हो सके। फिर धारण करना, वो आपने देखा है, जब गहराई से किसी चीज को देखा है तो उसे आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, उसे धारण कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। पुनरुत्पादन, अब आप व्यवहार करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति में व्यवहार के पुनरुत्पादन या कौशल का या हुनर हो, यानी पुनः से उसका उत्पादन करना, पुनः से उसे अपनाना और प्रोत्साहित करना। बंडूरा ने इसे प्रबल प्रेषण की संज्ञा दी है और इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को अपने अंदर तभी उतारता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि व्यवहार उसके लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। लाभकारी होगा तभी तो उस व्यवहार को एक्सेप्ट करेगा, तो ये प्रोत्साहन हुआ। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम बस का सिद्धांत आए या बंडूरा का सिद्धांत आए तो यही देना होगा। उन्होंने 4 चरण अपनाए हैं, व्यवहार सीखने के 4 तरीके बताए, ध्यान देना, धारण करना, पुनरुत्पादन और प्रोत्साहन, ठीक है ना। संबंधन आसक्ति का सिद्धांत, इसे छोड़ देते हैं। लैंगिक भूमिका विकास सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लैंगिक भूमिका सीखने की तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं लैंगिक भूमिकाओं के विकास की संभावनाएं तय करती हैं। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत आरंभिक वर्षों में लैंगिक भूमिका संगठन के विकास में बड़ा योगदान रहा है। बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य वयस्कों को विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हुए देखते हैं और समान लिंग वाले माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। गर्ल्स है तो अपनी माँ का, बॉयज है तो अपने पिता का, और उपयुक्त व्यवहार की सकारात्मक पुनर्वरण के साथ नकल करने और उस व्यवहार को स्वयं कर दिखाने से उसी तरह के व्यवहार की आदत पड़ जाती है। बोलते हैं ना, A to Z कॉपी अपने पिता की तरह चलता है ना, A to Z कॉपी अपने पिता की तरह बात करता है, क्योंकि वो लिंग वाली प्रॉब्लम आ गई, जेंडर वाली प्रॉब्लम आ गई। और उन उपयुक्त व्यवहार की नकल करने से नकारात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं और व्यक्ति उसी तरह का व्यवहार करने से ठीक नहीं सीख पाता है। तो ये है आपका लैंगिक भूमिका विकास सिद्धांत। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, जान लीजिए, यदि क्वेश्चन है तो आपके मन में ये न रह जाए। तो इस तरह से ये जो आपका लेसन है ये फिनिश्ड होता है यहाँ पे। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है, विकासवादी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं अभी ये जीन प्याजे वगैरह का और इन सभी का आपके लिए लेके आऊंगी, अच्छा बढ़िया एक वीडियो बना दूंगी, तो उसे आप वॉच कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो ब्लॉक 2 है बच्चों तथा किशोरों में विकासात्मक कारक, ये फिनिश्ड हो चुका है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और साथ में ही हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम व्हाट्सएप का दिया हुआ है। व्हाट्सएप का ग्रुप आई थिंक फुल होने वाला है, 4 व्हाट्सएप के ग्रुप बन गए, 5 मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं आज क्रिएट कर दूंगी, उसका भी लिंक मैं वहां पे दे दूंगी। चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।